गुड आफ्टरनून। ठीक है, आज की प्रेजेंटेशन जो है वो मेरे ख्याल से सुचिस्मिता की है। यस सर। ठीक, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को शेयर करते हुए शुरुआत करिए। ये शायद मेरे ख्याल से आज आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो सभी के लिए एक नया टॉपिक है और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यही टॉपिक आलोक के पास में भी है। फिर आपको एक बार और मौका मिलेगा कि उस चीज़ को एक बार फिर से रिपीट आप देखेंगे इस चीज़ को। लेकिन अभी कोशिश करना कि इसी में सारी चीज़ें समझ में आ जाए। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उसका सुचिस्मिता आंसर देंगी, फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं आंसर करूंगा। ठीक है, अब आप शुरू करिए सुचिस्मिता। यस सर। तो आज का हमारा टॉपिक है थियरीज ऑफ लीडरशिप एंड देयर स्टाइल्स, ट्रेड थ्योरी एंड फिलोसफिकल अप्रोच ऑफ मैकग्रेगर। ये टॉपिक हमारे एमएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, जिसमें एमएड सेकेंड ईयर में है, जिसमें ये यूनिट 4 एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग के अंतर्गत पेपर 4 एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग यूनिट 5 के अंतर्गत आता है। टेबल ऑफ कंटेंट। जिन चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे वो कुछ इस प्रकार से हैं। लीडरशिप, एजुकेशनल लीडरशिप, लीडरशिप स्टाइल्स, जिसमें टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल्स, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल्स, लीजोस्फेयर लीडरशिप स्टाइल, थियरीज ऑफ लीडरशिप, ग्रेट मैन थियरी, सिचुएशनल लीडरशिप थियरी, बिहेवियरल थियरी, ट्रेड थियरी, एंड लास्ट में आएगा फिलोसफिकल अप्रोच ऑफ मैकग्रेगर। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे लीडरशिप से। लीडरशिप क्या है? व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप इज एन एक्टिविटी of leading a group of people in an organization. It is an essential part of the organization. लीडरशिप किसी भी संगठन में लोगों के एक समूह को किसी भी संगठन में लोगों के समूह को लीड करने की जो एक्टिविटी है उसे लीडरशिप कहा जाता है, और यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। According to Conte and Donald, 1995, leadership is influencing people to follow in the achievement of a common goal. संस्था के एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लीडरशिप लोगों को प्रभावित करना है। तो लीडरशिप की कोई एक परिभाषा नहीं है, डिफरेंट लोगों ने इसे अपने शब्दों में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। नेक्स्ट, एजुकेशनल लीडरशिप, शैक्षिक नेतृत्व क्या है? Educational leadership is the process of guiding the talents and energies of teachers, pupils, and parents towards achieving common educational aim. शैक्षिक संस्थान द्वारा एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अध्यापक, विद्यार्थी, माता पिता की जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है एंड एनर्जी और ऊर्जा है, उसको एक दिशा देना ही एजुकेशनल लीडरशिप कहलाती है। क्योंकि जो भी शैक्षिक संस्थान होते हैं उनमें जो मुख्य उद्देश्य होता है
वो मुख्य उद्देश्य होता है वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको किस तरह से अच्छी तरह से शिक्षित किया जाए। तो उनकी शिक्षा का जो अ, भार होता है वो सिर्फ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिर्फ वहाँ के स्कूल की नहीं होती, वहाँ पे उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी शामिल होता है, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं अपने जो स्टूडेंट हैं उन पर अपनी एनर्जी लगाते हैं ताकि वो अपने जो स्टूडेंट है उसको अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सके। तो जो शैक्षिक नेतृत्व होता है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि उन सभी ऊर्जाओं को जो टीचर से संबंधित हैं या शिक्षार्थी से संबंधित हैं या पेरेंट्स से संबंधित हैं, उन सभी की ऊर्जाओं को एक ही लक्ष्य की प्राप्ति में लगा देना शैक्षिक नेतृत्व कहलाता है। नेक्स्ट, लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप style is the manner and approach of providing direction, implementing plans, and motivating people. नेतृत्व शैली इसे कहा जाता है। नेतृत्व शैली जो होती है वो दिशा प्रदान करने, योजनाओं को लागू करने और लोगों को प्रेरित करने का एक तरीका या दृष्टिकोण है। जैसे इसे हम और डीप में समझना चाहते हैं तो इसके जो टाइप्स हैं उसके अंतर्गत हम इसे डीप में समझ सकते हैं कि जो लीडरशिप स्टाइल्स है ये क्या है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। तो there are various types of leadership styles, but here we discuss only three according to Kurt Lewin. First is autocratic leadership style. Next, democratic leadership styles. And the third is laissez-faire leadership styles. First, autocratic leadership style. इसे ऑथोरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल भी कहा जाता है। दिस इज ऑफन कंसिडर्ड द क्लासिकल अप्रोच। यह एक पुराना तरीका माना जाता है जिसमें एक लीडर होता है और उसके अंतर्गत कई लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे आप फ्लो चार्ट में देखते हैं, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट जैसा बना है। इसमें एल ऑटोक्रेटिक एक लीडर है और एस उसके अंतर्गत काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप स्टाइल है उसमें क्या होता है कि लीडर जो है वो नियम तय करते हैं और जो भी नियम लीडर बनाते हैं उनको उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उनको फॉलो करते हैं। अगर बाय चांस अगर सबऑर्डिनेट्स को लगता है कि ये ठीक नहीं है, हम इस पे थोड़ा सा चेंज चाहते हैं, अगर वो अपने इनपुट्स देना चाहते हैं तो ऑटोक्रेटिक जो लीडर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट से कोई इनपुट्स नहीं लेता या कोई कंसल्ट नहीं करता। जो यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट से कोई भी कंसल्ट नहीं करता और जो उसका आदेश होता है वही सबको मानना होता है। The autocratic leadership makes decisions independently with little or no input from the rest of the group. जो भी ग्रुप जिस टीम में वो काम कर रहे होते हैं तो उससे कोई इनपुट नहीं लेता, वो अपना डिसीजन ही उसको मान्य होता है। तो इसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि अगर इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब समय की बहुत कम समय उपलब्ध होता है, जब इमीडिएट एक्शंस मैनेजर को लेना होता है किसी भी चीज को लेकर, किसी भी नियम को लेकर या संस्था के लिए बहुत ही जल्दी कोई निर्णय लेना है, तो वहाँ पे जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल होती है वो वहाँ पे उपयोगी सिद्ध होती है। और ये स्टाइल तब भी यूज की जा सकती है जब जो मैनेजर होता है वो एक एक्सपीरियंस पर्सन होता है। अगर उसे कई सालों का एक्सपीरियंस है और उसे लगता है कि हम बेटर जानते हैं तो वो इस स्टाइल को वहाँ पे अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ऑटोक्रेटिक है तो इसके सिर्फ निगेटिव पॉइंट्स ही हैं। ऑटोक्रेटिक होने के बावजूद भी इसे हम अच्छी तरह से सही जगह पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टाइल इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसे पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप इज द टाइप ऑफ लीडरशिप वेयर डिसीजंस आर मेड एज अ ग्रुप। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो एक समूह में लिए जाते हैं, एक टीम में लिए जाते हैं।
जैसे कि जो आप फ्लो चार्ट देखेंगे, इसमें डीएल एक डेमोक्रेटिक लीडर है और एस उसके अंतर्गत कार्य करने वाले सबऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि जिन्हें अधीनस्थ भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो एरो बना हुआ है वो दोनों साइड बना हुआ है। ऑटोक्रेटिक में सिर्फ वन साइड एरो था, यहाँ पे दोनों साइड एरो है। यहाँ पर क्या होता है, leaders who use a democratic style obtain the input of the others before making a decision. कोई भी निर्णय लेने से पहले यहाँ पर जो लीडर होता है वो अपने अधीनस्थों से इनपुट्स लेता है, यानी कि सजेशंस ले सकता है। तो इसमें क्या होता है कि निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। किसी एक व्यक्ति जिसको लीडर बना दिया गया है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसको ही निर्णय लेने हैं। तो यहाँ पे जो एज ए टीम यहाँ पे वर्क करती है, हालांकि लीडर एक ही है लेकिन निर्णय सबकी सहमति से ही लिए जाते हैं। तो इसका जो उपयोग है वो जैसे हम देखते हैं जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ के लिए स्टाइल उपयुक्त मानी जाती है। और आजकल ऐसे स्कूलों में जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं वो वहाँ पे इसको अप्लाई किया भी जा रहा है। जैसे कि जो प्रिंसिपल होती है वहाँ पे वो टीचर से सजेशन लेती है कि कुछ भी नया अगर उस संस्थान के लिए करना है तो मीटिंग समय समय पर मीटिंग ली जाती है, सबके इनपुट्स लिए जाते हैं। कोई पाठ्यक्रम कोई सिलेबस चेंज करना है तो उसके लिए इनपुट्स लिए जाते हैं। कुछ नया जो है एवेल्युएशन सिस्टम लेकर आना है तो उसके लिए इनपुट्स लिए जाते हैं। तो हर तरह हर एक एक्शन पर, हर एक निर्णय पर सबऑर्डिनेट्स के जो मीटिंग होती है और सबकी मिलकर के आपसी जो निर्णय है वो सामूहिक रूप से निर्णय पर पहुंचा जाता है जिसमें सभी की सहमति होती है। नेक्स्ट है लेजर-फेयर लीडरशिप स्टाइल। इसमें क्या होता है कि दिस लीडरशिप स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग हैंड्स ऑफ अप्रोच। लीडर्स प्रोवाइड ऑल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट्स, डिसीजंस आर लेफ्ट टू द एम्प्लॉयज। यहाँ पे येलो कलर से आप देखेंगे कि एक लीडर है LFL, यानी कि लेजर-फेयर लीडरशिप है। वो अपने सबऑर्डिनेट्स, यहाँ पे कोई एरो नहीं है, सबऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं, कोई अटैचमेंट भी नहीं है उनका एरो से। तो यहाँ पे क्या होता है कि लीडर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को फ्री कर देता है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे देगा, उनको स्किल्ड कर देगा जिस क्षेत्र में उनकी नॉलेज है, और फिर उनको फ्री कर देगा डिसीजन लेने के लिए कि आप अपने क्षेत्र में आप स्किल्ड हो, आप एक्सपीरियंस हो, और आप जो भी निर्णय लोगे वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे जो लीडर है वो सबऑर्डिनेट्स को फ्री कर देता है, उनको ट्रेनिंग सपोर्ट्स देता है और बाद में उनको फ्री कर देता है और उन पे बिलीव करता है कि जो भी सबऑर्डिनेट्स करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए ही करेंगे। तो इस तरह तीन तरह की जो मुख्यतः तीन तरह की ही लीडरशिप स्टाइल हैं, कर्ट लेविन के अनुसार हैं, बाकी और भी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 ही इंक्लूड किए हैं। अगर इसे हम और बेहतर तरीके से समझना चाहें इन तीनों को तो इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि जो ऑटोक्रेटिक लीडर है इसमें एरो जो है वो वन साइडेड है, इसमें दिया है डू एक्स, आपको एक्स कार्य करना ही है। नेक्स्ट है लेजर-फेयर, डू एक्स और वाई एज ए सी फिट, आप एक्स करो या वाई करो जो भी आपको फिट लगता है, जिसमें आप स्किल्ड हो। तो इसमें ये फ्री रहता है, जो सबऑर्डिनेट्स वो फ्री रहते हैं कार्य करने के लिए। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक, जिसमें एरो दोनों एरो जो है दोनों तरफ से दिया है, एक नीचे की तरफ है एक ऊपर साइड जा रहा है। विच इज बेस्ट एक्स और वाई, यहाँ पे पूछा जाता है कि एक्स सही है या वाई सही है, कौन सा सही है, उसके आधार पर जो निर्णय है उन तक पहुंचा जाता है। नेक्स्ट थियरीज ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व के सिद्धांत। ड्यूरिंग द अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th century, interest in leadership started to increase. 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में लोगों की रुचि लीडरशिप की तरफ बढ़ गई। Early leadership theories only focused on the traits and qualities which distinguish between leaders and followers. प्रारंभिक जो सिद्धांत थे
वो ट्रेड्स और क्वालिटीज पर केंद्रित थे, whereas latter theories emphasize at other variables such as situational factors and skill level. जबकि बाद के सिद्धांतों ने सिचुएशनल फैक्टर्स को और स्किल लेवल को पर भी जोर दिया। यानी कि पहले जो थ्योरीज आई थी स्टार्टिंग में वो ट्रेड्स और क्वालिटीज पर बेस्ड थी, लेकिन बाद में जो थ्योरीज आई हैं वो सिचुएशनल फैक्टर्स पर और स्किल लेवल पर भी बेस्ड थी। जैसे कि हम इसे और डीप में समझेंगे जब हम वेरियस जो लीडरशिप थियरीज हैं उनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लीडरशिप थियरी: Great man theory, situational leadership theory, behavioral theory, and trait theory. First, great man theory. Leadership qualities are carried in the genes. In other words, they are inborn or something inherited in family from generation to generation. ये थ्योरी कहती है कि जो नेतृत्व गुण है, लीडरशिप जो क्वालिटीज हैं, वो जीन्स में के द्वारा लाए जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये जन्मजात होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विरासत में मिलते हैं। तो ये जो ग्रेट मैन थियरी है ये कहती है कि जो ग्रेट मैन होते हैं वो ग्रेट मैन, जैसे कि अगर हम बात करें कि ये जो 19वीं शताब्दी में इसका कॉन्सेप्ट आया था, और ये कॉन्सेप्ट दो एजम्पशंस पर आधारित था, जिसमें पहला था कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। लीडर्स जो होते हैं वो पैदाइशी होते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता। जो सेकेंड assumptions था, when there is a great need, great leaders arise। जब महान लोगों की जरूरत होती है तो महान जो नेता हैं वो अपने आप ही सामने आ जाते हैं। तो ये थ्योरी ये कहती है, assumptions हैं, कोई भी साइंटिफिक इसमें प्रमाण नहीं है, कुछ assumptions हैं कि जो महान लोग होते हैं उनके जीन्स में कुछ उनको जीन्स कुछ मिलते हैं अपनी उनकी फैमिली से, और इसीलिए वो लीडर बनते हैं। मतलब हर व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता, ये थ्योरी कहती है। जैसे कि जब बात करते हैं कि जो सेकंड इसका अजम्पशन है वो कहता है कि जब जरूरत होती है तब ग्रेट जो लीडर्स हैं वो अपने आप ही सामने आ जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जब देश को एक नेतृत्व की जरूरत थी, एक नेता की जरूरत थी कि वो किस तरह से उस समय एक गुलाम जो भारत है उसको आज़ादी दिला सके, तो उस समय वो जो महात्मा गांधी है उनका वो अपने आप ही सामने आ जाते हैं। हालांकि उन्हें इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, कोई स्किल उनके अंदर इस थियरी का डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि ये थियरी मानती है कि इनहेरिटेड है, यानी कि उनको पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ जीन्स उसमें है ही, तो अब अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इस तरह से गांधी जी एक महान नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं। और ये थ्योरी जो है, यहाँ पर ग्रेट मैन जो शब्द है उसका उपयोग किया गया है क्योंकि यह जो थ्योरी थी वो मेल डोमिनेंट थी। यानी कि पहले ये माना जाता था कि सिर्फ जो मैन है वो ही नेता बन सकते हैं, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि कुछ जो फीमेल्स थी वो भी लीडर बनी, तो इस थ्योरी का जो नाम है वो बदलकर ग्रेट पर्सन थ्योरी कर दिया गया। और सबसे जो ड्रॉबैक है, जो माइनस पॉइंट इस थ्योरी का ये है कि ये साइंटिफिक नहीं है। तो ये ग्रेट मैन थ्योरी, इसके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट है सिचुएशनल थ्योरी। The situational theory of leadership refers to those leaders who adopt different leadership styles according to the situation and development level of their team members। यह सिद्धांत सिचुएशन के कारण या समूह के सदस्यों के विकास स्तर के कारण लीडरशिप स्टाइल को चुन लेने से संबंधित है। यानी कि ये जो, जैसे कि नाम से ही एवरीथिंग इज क्लियर, कि जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग जो नेता लीडर होगा वो स्टाइल चूज करेगा। अगर लीडर को लगता है कि हमें ऑटोक्रेटिक होना है, ये डिमांड है और उस संस्था की, उस ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ पे वो काम कर रहा है, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑटोक्रेटिक हो जाएगा।
अगर उसे लगता है कि उसे डेमोक्रेटिक होना है तो वो डेमोक्रेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से जो सिचुएशन की डिमांड है, यहाँ पर हम कहें कि जो समूह के सदस्य हैं वो उनका डेवलपमेंट लेवल कैसा है, उनसे किस तरह से कार्य कराया जा सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके यहाँ पे जो लीडर होते हैं वो अपने स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं, स्टाइल जो है वो तय करते हैं। It is an effective way of leadership because it adapts to the team's need and sets a beneficial balance for the whole organization. यह लीडरशिप का एक प्रभावी तरीका है क्योंकि यह टीम की आवश्यकता के अनुसार यह तय की जाती है कि ये संगठन के लिए लाभकारी एक संतुलन भी स्थापित करता है। यानी कि जो टीम की आवश्यकता क्या है उस पे आधारित ये थ्योरी मानी जाती है। जैसे टीम्स अगर लगता है कि टीम को देखकर लगता है कि हमें किस तरह का सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह की स्टाइल चुननी है, तो वो उसी तरह के स्टाइल को अपना लिया जाता है। इस थ्योरी के अंतर्गत कुछ मॉडल्स आते हैं, जैसे कि पॉल हर्सी एंड कैन ब्लैंचार्ड का मॉडल आता है, फीडलर का भी मॉडल इसके अंतर्गत आता है, और ब्रूम्स एंड येटन्स नॉर्मेटिव कॉन्टिजेंसी थ्योरी भी इसके अंतर्गत रखी गई है। तो ये सिचुएशनल थ्योरी है जहां पर लीडर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने स्टाइल में बदलाव करते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरल थ्योरी। The behavioral theory urges that the success of a leader is based on their ability to respond to the environmental factors. The behavioral theory का कहना है कि एक लीडर की सफलता पर्यावरणीय कारकों पर प्रतिक्रिया करने की उनकी क्षमता पर आधारित है। यानी कि कोई भी लीडर अगर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके प्रति रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी रखता है तो वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। Therefore, anyone can become a leader if they learn and implement certain behaviors. इसलिए कोई भी नेता बन सकता है यदि वे कुछ व्यवहारों को सीखते एवं लागू करते हैं। यानी कि जो भी उस समय का जो भी एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग जब जो लीडर्स होते हैं वो अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं तो वो बिहेवियर थ्योरी के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि इसके अंतर्गत कुछ शोध हुए हैं जिसमें द ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी लीडरशिप स्टडीज है, मिशिगन यूनिवर्सिटी लीडरशिप स्टडीज है, एंड मैनेजरियल जो ग्रिड हमने पढ़ा था वो इसी थ्योरी के अंतर्गत आता है, जिसमें हमने पढ़ा था कंसर्न फॉर पीपल, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। तो बिहेवियर को बदलेगा। अगर हमें लगता है कि कंसर्न फॉर पीपल रखना है तो वैसा बिहेव करेगा, अगर लगता है कि कंसर्न फॉर प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है तो वैसा वो उस तरह का बिहेव करेगा। तो ये जो थ्योरी है इसमें एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जो किरण मजूमदार साव है, बिजनेस पर्सन है, बायोकॉन की चेयरपर्सन है, एक ग्लोबल ब्रांड है ये। तो वो जो थी वो बहुत कम एक्सपीरियंस रखती थी, उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्होंने ये देखा कि हमें कैसे एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है ताकि वो अच्छे से अच्छे काम कर सके। यानी कि जो उनका बिहेवियर था, उन्हें कुछ पता नहीं था कि कैसे लीडरशिप करनी है, कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, लेकिन उन्हें ये पता था कि हमें अपने कर्मचारियों से किस तरह से बिहेव करना है, उनसे किस तरह से काम लेना है, क्योंकि हमें उन पर ट्रस्ट भी करना है। तो उनका जो बिहेवियर था एम्प्लॉयज की तरफ वो इतना पॉजिटिव था कि वो आज जो ग्लोबल ब्रांड बन सकी उनकी जो कंपनी है। नेक्स्ट है ट्रेड थियरी। ट्रेड थियरी इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रेट मैन थियरी। ये ग्रेट मैन थियरी जो हमने सबसे पहले पढ़ा था उसका एक मॉडिफिकेशन है, संशोधित रूप हम इसे कह सकते हैं। इट इज द ट्रेड थियरी विच अर्जेस दैट लीडरशिप क्वालिटीज और ट्रेड्स कैन बी एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग इन प्रैक्टिस, नीड नॉट ऑलवेज बी इनबॉर्न। जो कि यह बताता है कि लीडरशिप क्वालिटीज या जिन्हें हम ट्रेड्स भी कहते हैं को प्रशिक्षण या अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जन्मजात हो, यानी कि वो पैदाइशी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो ट्रेड्स हैं, लीडरशिप जो क्वालिटीज हैं, उनको ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के माध्यम से उनको तैयार किया जा सकता है, एक बेहतर लीडर तैयार किया जा सकता है। The combination and interaction of various traits forms a personality that is unique to each individual. और एक पर्सनालिटी बनती है, हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनालिटी होती है जो कि इन्हीं ट्रेड्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। जब वेरियस ट्रेड्स आपस में मिल जाते हैं तो एक पर्सनालिटी, एक पर्सन की पर्सनालिटी के रूप में सामने आता है। The trait theory is focused on identifying and measuring these individual personality traits, characteristics known as traits. तो जो ट्रेड थ्योरी है वो प्रत्येक व्यक्ति को इन्हीं पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, जिन्हें ट्रेड्स भी कहा जाता है, की पहचान करती है तथा उसका मापन करती है। जो भी लीडर्स रह चुके हैं तो वो ये थ्योरी क्या करती है कि वो ये देखती है कि ये लीडर है, इसने अच्छा ये बेहतर लीडर था, इसमें कौन कौन से ट्रेड्स हैं, इसकी पर्सनालिटी कैसी है, तो उनकी जो पहचान है वो इस थ्योरी के अंतर्गत की जाती है। ट्रेड थ्योरी में एक वर्ड आता है ट्रेड, तो इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज ट्रेड्स, व्हाट आर ट्रेड्स? ट्रेड्स ऑल्सो का डिपोजिशंस, ट्रेड्स जिन्हें डिपोजिशन भी कहा जाता है, का अर्थ होता है प्रवृत्ति, मिजाज, प्रकृतियां या स्वभाव भी इसे कह सकते हैं। ट्रेड्स कैन बी डिफाइंड एज हैबिचुअल पैटर्न ऑफ बिहेवियर थ्रू थॉट एंड इमोशंस। ट्रेड्स विचारों, व्यवहारों एवं भावनाओं का एक आदतन पैटर्न होता है। ट्रेड्स आर एक्सटर्नल बिहेवियर दैट इमर्ज फ्रॉम इंटरनल बिलीफ सिस्टम। ट्रेड्स एज एक्सटर्नल बिहेवियर होते हैं, यानी कि जो हम सामने से, जिसको हम देख सकते हैं, जो कि इंटरनल बिलीफ सिस्टम से आते हैं, प्रोसेस से आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो बार बार एक ही तरह का विचार रख रहा है तो वो सामने से एक्सटर्नल बिहेवियर में उसके सामने दिखने लगता है। कोई भी व्यक्ति जो किस तरह का इमोशंस रखता है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत जल्दी वो सैड हो जाता है, बहुत जल्दी एंग्री हो जाता है, तो ये उसका जो है पर्सनालिटी ट्रेट्स कहा जाएगा। नेक्स्ट है थॉट, बिहेवियर। तो ये सारी चीजें, जो किस तरह का व्यवहार वो बार बार कर रहा है, तो जो ये चीजें हैं वो सामने से देख के पहचानी जा सकती हैं, क्योंकि वो जब बार बार रिपीटिशन होता है किसी भी चीज का, चाहे वो विचारों का है या वो भावनाओं का हो, तो वो एक्सटर्नल बिहेवियर में झलकने लगता है, जिन्हें ही हम ट्रेट्स कहते हैं। वो हालांकि ट्रेट्स हम देख नहीं सकते, लेकिन पर्सनालिटी के रूप में वो उभर कर सामने आते हैं। ट्रेड थ्योरी के बारे में कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि द ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप फोकस्ड ऑन एनालाइजिंग मेंटल, फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स in order to gain more understanding of what is characteristics or the combination of characteristics that are common among leaders. ट्रेड थ्योरी मेंटल, फिजिकल, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स पर आधारित पर केंद्रित होती है, और ये जानने की कोशिश करती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एवं कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो कि लीडर्स के भी समान होते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि एक साइंटिफिक वे में हम ये देखेंगे कि जो लीडर्स रहे हैं, जो भी लीडर्स रहे, उनकी पहचान करेंगे कि ये इसी समय के लीडर्स थे और इनमें ये ट्रेड्स थे, इनकी ये पर्सनालिटी थी और इनमें ये ट्रेड्स थे। फिर ये देखा जाता है कि कॉम्बिनेशन क्या है, उन ट्रेड्स का कॉम्बिनेशन क्या है। तो एक कह सकते हैं कि एक साइंटिफिक स्टडी है पूरी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स उनका देखा जाता है कि इस लीडर में ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स था, तो जो दूसरा लीडर है उसमें भी इसी तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए ये भी लीडर है, ये भी इसीलिए ये भी लीडर बना। Next, there have been many different studies of leadership traits, and attention was put on discovering these traits, often by studying successful leaders, but with the underlying assumptions that if other people could also be found with these traits, then they too could also become great leaders. तो इस ट्रेट का पता लगाने के लिए कई प्रकार के स्टडी किए गए, कई प्रकार के अध्ययन किए गए,
और इसकी जो मूलभूत धारणा है वो ये थी कि जिन लोगों में ये ट्रेड्स पाए जाते हैं उन ट्रेड्स को हम जज करेंगे, और जो लोग हैं और उन जैसे जो दूसरे लोग हैं उन पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी एक महान लीडर बनाया जा सकते हैं। यानी कि पहले हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये ग्रेट लीडर रहा है, और यही ट्रेड्स जो उस लीडर में उस समय थे यही आज इसमें भी झलक रहे हैं। तो उन ट्रेड्स की पहचान करके हम किसी भी व्यक्ति को एक लीडर बना सकते हैं। तो इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंस हैं, जैसे कि द ट्रेड थ्योरी इज नेचुरली प्लीजिंग थ्योरी। इट कैन बी अप्लाइड बाय पीपल एट ऑल लेवल्स इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक प्लीजिंग थ्योरी है क्योंकि इसको किसी भी लेवल पर, किसी भी तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे इसको अप्लाई किया जा सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें इसको किसी एक ही संस्था में अप्लाई करना है या किसी एक ही लेवल पर अप्लाई करना है। इसको हर लेवल पर, हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जा सकता है। इट सर्व्स एज अ यार्डस्टिक अगेंस्ट which the leadership traits of an individual can get an in-depth understanding of their identity and the way they affect others in the organizations. तो ये जो लीडरशिप ट्रेट्स हैं उनका एक मापदंड भी होता है, ट्रेट थ्योरी माना जाता है, क्योंकि वह बहुत ही गहराई से पता लगाते हैं कि किस लीडर में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है, this theory makes the manager aware of their strength and weakness, and thus they get an understanding of how they can develop their leadership qualities. जो पहले से ही एज अ लीडर वर्क कर रहे हैं, जैसे कोई मैनेजर है, तो वो अपनी इस थ्योरी के, अगर वो स्टडी इन्होंने किया है इस थ्योरी का, तो इसके माध्यम से वो अपने को और भी अपग्रेड कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कि उनमें उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उसको इसके माध्यम से समझ सकते हैं और भी बेहतर जो लीडरशिप जो क्वालिटीज़ हैं वो अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। It gives a detailed knowledge and understanding of the leader element in the leadership process. और यह जो किसी भी लीडरशिप जो प्रोसेस होता है उसमें क्या है, ये एक पूरा उसका पूरा अध्ययन किया जा सकता है कि इस व्यक्ति में क्या लीडरशिप का एलिमेंट है। जैसे कि कोई भी संस्था है और वो किसी को भी अपॉइंट करने जा रहा है एज अ लीडर, तो अगर उसको उसकी बेहतर समझ है, उसके ट्रेड्स, उसको उस पर्सनालिटी को रिकॉग्नाइज कर सकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एक बार उसका इंटरव्यू ले लेने से या उसको सिर्फ ऐसा देख लेने से उसके बारे में सब कुछ पता नहीं किया जा सकता। तो अगर किसी वो व्यक्ति उस समय हो सकता है कि उसका जो बिहेवियर हो वो वैसा ना हो जैसा वो एक्चुअली में है। तो ये थ्योरी का जो नॉलेज जो लोग रखते हैं, तो अगर वो देखेंगे कि ये बेहतर है, उसमें कुछ ऐसी पर्सनालिटी है, कुछ इसमें ट्रेट्स भी दिख रहे हैं, तो इसकी जो बेहतर समझ रख करके वो इसके बारे में अपने लिए एक अच्छा जो लीडर है वो चूज कर सकते हैं। तो ये था ट्रेड थ्योरी। ये यहाँ पे जो थ्योरीज का पोर्शन है, यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ थ्योरीज को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट है फिलोसफिकल अप्रोच ऑफ सुचिस्मिता। यस हाँ, सर। बस इसी स्लाइड तक रखते हैं। यहाँ पर एक थोड़ी सी समझने की चीज़ है, इसलिए ये कल की क्लास में रखेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक। अभी तक किसी को कोई डाउट है? अभी जितनी भी स्लाइड्स प्रेजेंट की गई हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं तो आप कल भी पूछ सकते हैं अगर अभी कोई क्वेश्चन ऐसे रेज नहीं हो रहा। ठीक है सुचिस्मिता, आपने अभी तक जो प्रेजेंट किया बहुत ही अच्छा किया। कहना चाहिए बहुत ही क्लियरली प्रेजेंटेशन दी। अब बाकी की फीडबैक रहेगी वो कल रहेगी, ठीक है? कल हम लोग 1 बजे ही मिलेंगे। किसी को टाइम से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है 1 बजे के टाइम में? नहीं सर, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 बजे के टाइम पे, ठीक ठीक। 1 बजे मिलते हैं कल, और आज की मीटिंग को हम लोग यहीं पे 1 मिनट रुकेंगे सभी लोग।